नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अष्टा मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध भाजपा ने घंटानाद शंखनाद कर जताया विरोध। तेंदुपत्ता बोनस वितरण पर दिखी राजनीति। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने नियम विरुद्ध बांटा बोनस। कलेक्टर ने किया बाढ़ पीड़ित कुम्हारी गांव का निरीक्षण। राहत राशि सर्वे कार्य अच्छे से करने के दिए निर्देश। गबन और फर्जीवाड़ा के मामले में 3 पंचायत सचिव निलंबित। जिला पंचायत सीईओ ने की कार्रवाई। वेनगंगा की बाढ़ में बह गया चोरी का लोहा। गिरफ्तार आरोपियों ने किया खुलासा। गोंगलई भमोड़ी सड़क पर पलटी निजी स्कूल की वैन। इसमें सवार सभी 8 बच्चे सुरक्षित। और हक्कू शाह बाबा के 215वें सालाना उर्स में शहर से निकला शाही संदल। और अब खबरें विस्तार से। सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा तमाम एकेडमिक शिक्षकों को प्रतिमाह स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए आदेश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक माह 4 स्कूलों का निरीक्षण करना होता है। यह निरीक्षण शिक्षकों को स्कूल में पहुंचकर जानकारी लेकर ऑनलाइन सारी जानकारी दर्ज करनी होती है। राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के तहत डाइट के एकेडमिक शिक्षक अब प्रतिमाह 5 स्कूलों की बजाय 4 स्कूलों की मॉनिटरिंग करेंगे, जिसके आदेश जारी किए गए हैं। स्कूलों की संख्या कम करने के पीछे डाइट में चल रहे प्रवेश प्रक्रिया को माना जा रहा है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान प्रशिक्षण प्रभारी श्री तितरमारे ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के तहत अब शिक्षकों को 4 स्कूल की मॉनिटरिंग करना है। इसके पूर्व 5 स्कूलों की मॉनिटरिंग के आदेश थे, जिसमें संशोधन किया गया है। कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आज भाजपा ने घंटानाद शंखनाद कार्यक्रम आयोजन कर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। नगर के भाजपा कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित पूर्व विधायक गण, भाजपा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के पदाधिकारी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह रैली नगर का भ्रमण करते हुए कलेक्टर कार्यालय के लिए रवाना हुई, जिन्हें नगर के विश्वेश्वरैया चौक में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद भाजपा के पदाधिकारी ने उसी जगह पर अपनी आम सभा आयोजित कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने अपने उद्बोधन में कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है, उसी के विरोध में यह लड़ाई आरंभ की गई है और हम यह चाहते हैं कि यह आंदोलन गांव की चौपाल तक पहुंचना चाहिए। कांग्रेस आगामी होने वाले नगर पालिका चुनाव को पार्षद के माध्यम से करना चाहती है। अगर उनका बस चले तो वे पंचायत के चुनाव में पंचों के माध्यम से कराए। यह सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन भाजपा की जीत निश्चित है। ये तो हमारी लड़ाई का प्रारंभ है। इस लड़ाई को हमको गांव के चौपाल तक पहुंचाना है। कांग्रेस की सरकार अंतर्मन से हार चुकी। रोज आप अखबार पढ़ रहे हैं, ये लोग जनता से चुनाव कराने की साहस नहीं कर सकते। अब ये कह रहे हैं कि हम इस तरह निकाय के चुनाव पार्षदों के द्वारा देश का करेंगे। इसका मतलब है कि खरीदी फरोख्त डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होकर के इनडायरेक्ट इलेक्शन करेंगे। हम ऑर्डिनेंस लाएंगे, अध्यादेश लाएंगे। परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने कहा कि कांग्रेस में प्रदेश के बेरोजगारों के साथ धोखा किया है, जिसके विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। प्रशासन हमें रोकने का प्रयास कर रही है। उनकी आंख खोलने के उद्देश्य हम यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे और नौकरी नहीं दिए तो हम भत्ता देंगे। यहाँ पे युवा साथियाँ बताइए कितने लोगों को भत्ता मिला है, बताइए। किसी को मिला है क्या? तो मेरे नौजवान साथियों का यह आंदोलन है, जिन्होंने अपने हक दिलाने के लिए आज ठीक है प्रशासन की हाथ में खड़ा है। भाजपा नेत्री मौसम हरेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राज्य बीमारी सहायता जैसी हम योजना को बंद कर दिया। आखिर यह समझ में नहीं आता कि उन गरीबों ने क्या बिगाड़ा है जिन्हें ये इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। सरकार से उस गरीब ने क्या बिगाड़ा था जो आपने मध्य प्रदेश में राज्य बीमारी सहायता बंद कर दी। मैं बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार की
कि मध्य प्रदेश जो विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में जा रहा था, आज तबादला उद्योग के रूप में। और डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने कहा कि यह लड़ाई मजदूर युवा बेरोजगारों की है, जो सतत जारी रहेगी। मजदूर की है, युवा साथियों की है, महिला भाई बहनों की। अब मैं बोलता हूँ महिला भाई बहनों की क्यों? अभी मैं गाड़ी में बैठा, 2 महिला बोलती है, डॉक्टर साहब 5,000 रुपए बंद हो गए क्या? मैंने कहा भैया ट्रैक्टर से, मैंने कहा बहन जी ट्रैक्टर से जाके पूछो, ट्रैक्टर यानी समझी कि नहीं? पूर्व विधायक भगत नेताम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें नहीं निभाया और जनता के साथ धोखा दिया है, इसलिए आज पूरे प्रदेश में जन सैलाब उमड़ा है। जनता से जो वादे किए थे, चाहे किसानों के कर्ज माफ की बात हो, नौजवानों को भत्ता देने की बात हो, बिजली की बात हो, सारे विषयों में सरकार ने धोखा देने का काम किया है। और इसीलिए इस आंदोलन के माध्यम से जनता को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर निकली हुई है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि कांग्रेस की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए यह भाजपा की पहल है। इस आंदोलन के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बहरी कमलनाथ की सरकार को जगाने के लिए, जिसने अपने वचन पत्र का, उस करार का भी ध्यान नहीं रखा और वचन पत्र पर घंटानाद कार्यक्रम का आयोजन करने का निश्चय किया और इस कार्यक्रम में उपस्थित लगातार हो रही बारिश के कारण मौसम में नमी आने की वजह से वायरल फीवर तेजी के साथ पांव पसार रहा है। इस रोग की चपेट में सबसे अधिक बच्चे आ रहे हैं। जिला अस्पताल के आंकड़े पर नजर डाली जाए तो इस महीने की 11 दिनों में 150 से अधिक बच्चे वायरल फीवर की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिनका उपचार बेहतर तरीके से किया जा रहा है। इस संदर्भ में दूरभाष चर्चा के दौरान सिविल सर्जन RK मिश्रा ने बताया कि अभी वायरल का मौसम चल रहा है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसके कारण उनमें वायरल रोग होने की संभावना अधिक होती है। पानी को अगर उबालकर पिया जाए तो इस रोग की संभावना को कम किया जा सकता है। तो वायरल फीवर होता है। अच्छा, वायरल फीवर है, तो कब भर्ती करवाएंगे? कल भर्ती करवाएंगे। तो आपके जो क्षेत्र में क्या वायरल की ज़्यादा? हाँ, अभी वायरल ज़्यादा है। वायरल ज़्यादा है। कहाँ से टेस्ट करवाने में बाला मेहंदी वाला वायरस में। नगर के शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय की ग्रेडिंग को लेकर 11 सितंबर को 2 दिवसीय प्रवास पर नेक की टीम बालाघाट पहुंच गई है, जिनके द्वारा महाविद्यालय की तमाम व्यवस्थाएं, सुविधा, उपलब्धियों का जायजा लिया जा रहा है। तय समय के अनुसार सुबह 9 बजे यह टीम महाविद्यालय पहुंच गई और उसके बाद शुरू किया निरीक्षण का कार्य। टीम ने मीडिया से तो कोई चर्चा नहीं की, लेकिन उनकी कार्य करने
की सहेली बता रही थी कि वे हर स्तर की जांच करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं। नेक की इस टीम में राजस्थान उदयपुर स्थित JRN के वाइस चांसलर प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देओत, केरला के अर्जुन कुलम जिले में स्थित निर्मला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर TM जोसेफ, प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रोफेसर संपत R वालुंज एवं नेक की असिस्टेंट सलाहकार डॉक्टर रुचि शामिल है। महाविद्यालय द्वारा बीते 6 माह से तमाम तैयारी की जा रही थी, जिसमें कॉलेज का परीक्षा परिणाम, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को मिला रोजगार, कॉलेज के स्टाफ, प्रोफेसर द्वारा जारी किए गए पब्लिकेशन, छात्रों के लिए जारी किया गया शोध पत्र सहित हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया है, जिसमें कॉलेज की छवि और अधिक सुंदर दिखाई दे। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर गोंगलाई भमोड़ी मार्ग में बुधवार की सुबह एक निजी स्कूल वैन पलट गई, जिसमें 8 बच्चे सवार थे। समय रहते स्थानीय लोगों ने मदद की और सभी बच्चे पूरी तरह सुरक्षित वैन से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले वैनगंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से इस मार्ग पूरी तरह से डूब गया था। पानी कम होने पर सड़क पर बहुत अधिक कीचड़ और मिट्टी आ गई थी, जिस कारण इस सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया था। बावजूद इसके लोगों की मजबूरी है कि आवागमन के लिए सड़क का उपयोग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 दिन के भीतर दर्जन भर लोग फिसलन के कारण मोटरसाइकिल से गिर चुके हैं। इसी तरह की घटना बुधवार को स्कूल वैन के साथ घटित हुई। समय रहते वैन चालक की सूझबूझ और स्थानीय लोगों की मदद बच्चों को सकुशल वैन से बाहर निकालकर डायल 100 को सूचना दी गई, जिससे बच्चे सकुशल अपने परिजनों के पास पहुंचे। कितने बच्चे बैठे थे इसमें? ये उसका होगा मेरे ख्याल से। भैया क्रेन से निकलेगी, ऐसे नहीं निकल सकती। आप लोग रोए तो नहीं? बच्चे देखो 6 थे। 6 बच्चे थे। कौन सी स्कूल के वैन है? दिल्ली पब्लिक स्कूल की है। अच्छा, ये जो खुरसोड़ी में? हाँ। अच्छा, कैसे हुआ ये हादसा? यहाँ से ये तो स्लिप हुई ना गाड़ी। अच्छा, वहाँ स्लिप हुआ? स्लिप हुई गाड़ी, एकदम संभली नहीं। मतलब एक प्रकार से अन्यत्र होकर तो कोई बच्चों को चोट वोट हुई? आई नहीं, कुछ एक भी इतना सा भी नहीं ना, मेरे को नहीं, ना मेरे किसी बच्चों को भी नहीं, और जो मेरे साथ में था उसको भी किसी को तुरंत ही निकाल लिया। तुरंत मतलब ग्रामीणों के सहयोग से बच्चों को निकाल लिया गया। ग्रामीण में एक बच्चा था मेरे साथ और एक हम लोग भी थे। भैया जी था, फटाफट निकाल ली बच्चों को। कटंगी से वारासुनी जर्जर सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। नतीजा आए दिन राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। जर्जर सड़क की वजह से एक बार फिर इस मार्ग पर उमरी के पास गंभीर सड़क दुर्घटना में बहाकल के निवासी एक युवक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक निजी बस ने कटंगी से वारासुनी जा रहे मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि वारासुनी से कटंगी की ओर जा रही बस का चालक सड़क के गड्ढों की वजह से अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। इस घटना में 18 वर्षीय सेकेंद्र बोपचे गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे पुलिस की मदद से कटंगी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। विदित हो कि कटंगी से वारासुनी 30 किलोमीटर का सड़क मार्ग करीब 2 सालों से अधूरा पड़ा है। जिस कंपनी को निर्माण का टेंडर मिला था वह समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कर पाई और काम छोड़कर चले गई, जिसके बाद से काम बंद पड़ा है। बारिश के बाद इस मार्ग पर सफर करना बहुत ही मुश्किल है। सड़क पर जगह जगह जानलेवा गड्ढे और कुछ जगह पर एक तरफ निर्मित सड़क हादसों को दावत दे रही है, मगर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड नया टेंडर जारी नहीं कर पाया। दरअसल विभाग के अधिकारियों से लेकर नेताओं का यही कहना है कि काम छोड़ने के बाद ठेकेदार न्यायालय की शरण में चले गया था, जिस कारण नया टेंडर जारी होने में विलंब हुआ है। जिले में तेंदुपत्ता उत्पादन और उसके बोनस पर तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा 2018 में जाने से पूर्व तेंदुपत्ता बिक्री हुए बिना उसका लाभांश बांटने की मुंह दिखाई रस्म कर दी गई, जिसका लाभ हर किसी को नहीं मिल पाया। चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर।
जिले के भीतर हर वर्ष अप्रैल मई जून महीने के दौरान तेंदुपत्ता तोड़ाई और संग्रहण का कार्य चलता है। यह कार्य करने वाले मजदूरों को तत्काल में उनकी मजदूरी का भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन यह तेंदुपत्ता पूरा बिक्री होने के बाद शासन को हुए लाभ का कुछ हिस्सा लाभांश के रूप में मजदूरों को दिया जाता है। इस सारी प्रक्रिया में लगभग 2 वर्ष का समय लग जाता है, क्योंकि पूरा तेंदुपत्ता बिक्री के बाद ही वन विभाग लाभ की गणना करता है और उसमें से लाभांश मजदूरों को बांटता है। इसी के तहत वर्तमान समय में 2015 का तेंदुपत्ता का बोनस वर्ष 2017 में 29,19,74,000 रुपया कुल 31 समितियों के माध्यम से आवंटित किया गया था। इसी कड़ी में तत्कालीन शिवराज चौहान द्वारा 2016 का बोनस और पुरस्कार वितरण जूता चप्पल साड़ी लाभांश के रूप में बांटा गया था। इसमें बालाघाट जिले के 41,000 मजदूरों को जूता, 41,000 महिलाओं को साड़ी और 82,000 मजदूरों को पानी की बोतल का वितरण किया जाना था। तेंदुपत्ता वितरण समय से पहले होना और हितग्राही को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, इन सब विषय पर वन विभाग के अधिकारी कैमरे पर बोलने से बचते दिखाई देते हैं। उनके अनुसार शासन के आदेश के अनुसार ही अधिकारियों द्वारा यह कदम उठाया गया है। हालांकि आगामी दिनों में जैसे ही तेंदुपत्ता की पूरी बिक्री होने के बाद लाभांश वितरण की बात कही जा रही है। देखना अब यह है कि शासन के दबाव में वन विभाग के अधिकारियों ने समय से पहले तेंदुपत्ता का लाभांश कागजों पर तो वितरण कर दिया है और हकीकत में उसका वितरण कब तक हो पाता है। जिले की खैरलांजी जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पुलपुट्टा का उप स्वास्थ्य केंद्र बीते 1 वर्ष से बंद पड़ा है, जिस कारण शासन के लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र खंडार में तब्दील होने की कगार पर है, जिस पर संबंधित विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवा जल्द बहाल न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है और आगामी दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दे दी। आपको बता दें कि 3 वर्ष पहले 36 लाख रुपए की लागत से ग्राम पुलपुट्टा में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया था, लेकिन देखरेख का अभाव और स्वास्थ्य अधिकारी नहीं होने के कारण यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र से भीतर प्रवेश करने में भी डर लगता है, जिससे कहा जा सकता है कि केंद्र को स्वयं जांच की जरूरत है। जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर गढ़ी छात्रावास के छात्रों ने आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा को परेशानी बताई। छात्रों ने बताया कि आदिवासी छात्रावास में अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है। उससे पहले भी इस मामले पर जिले स्तर पर शिकायत की जा चुकी है, बावजूद इसके शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दाल चावल आलू की सब्जी कच्ची थी। हम लोगों को कभी कभी कच्चा खाना मिलता है और कभी नाश्ता नहीं मिलता, तो कभी रोटी नहीं मिलता। और जब पानी गिरता है तो छत पूरे हमारे जो रूम है वो पूरे भर जाता है। जी सर, पहले वाले अधीक्षक तो तिरपाल लगवा देते, ये तो तिरपाल भी नहीं लगवाए हैं। आज इतना बारिश हो रही है, पहले भी बारिश हुआ था, इतना पूरे रूम भर गया था। तो क्या बोले साहब ने? साहब ने बोले आवेदन दे दो, बोले नया अधीक्षक जी जो हमारा पूर्ण रूप से ध्यान रखे, सही समय में आया और सबसे कुछ क्या कैसे खाना पीना हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब पूछने वाला चीज़। अच्छा, अभी टीम भी आई थी तो उस समय कहाँ? खाना वाना अच्छा नहीं मिलता सर, जो छतर टपकता है, नाश्ता रोटी नहीं मिलता समय पे जी। और अधीक्षक को नहीं बताया आपने? बताया सर जी, वो रहते ही नहीं है? नहीं रहते सर जी, आते हैं तो आधा घंटा भी नहीं रुकते, थोड़ी देर रुकते और चले जाते हैं। रात में भी नहीं रहते? नहीं। सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा बताते हैं कि छात्रों की शिकायत पर छात्रावास अधीक्षक की जांच करवाई जा रही है। इसके लिए एक अधिकारी को निर्देशित किया गया है। हाँ, गढ़ी के कुछ छात्रावास के बच्चे आए हुए थे अभी, और इन्होंने ये शिकायत करी है कि इनको छात्रावास में भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है, और जिसके वो फ़ोटो और वीडियो भी अपने मोबाइल से खींच के लाए थे। मैंने इसको देखा है। गढ़ी छात्रावास इससे पहले भी ये बच्चे करीब 15-20 दिन पहले आए थे, और इन्होंने इसी बात की शिकायत करी थी। तो वहाँ 2-3 बार मैंने जिले स्तर से जो है अपने क्षेत्र संयोजक को भेजा वहाँ निरीक्षण के लिए, वहाँ के प्राचार्य से भी रिपोर्ट ली। तो उसमें मतलब इस तरह की शिकायत बहुत पुष्ट नहीं होने पे पिछले हफ्ते मैं खुद गढ़ी गया था, और वहाँ छात्रावास में बच्चों से मिला था और अधीक्षक भी थे। तो वहाँ पे फिर किसी ने कोई शिकायत समक्ष में नहीं करी, और सबसे बार बार पूछा गया कोई समस्या हो तो बताएं, लेकिन कुछ नहीं बताया। और अभी 4-5 बच्चे आए थे, इनका ये कहना था कि छात्रावास में उनको खाना अच्छा नहीं मिला है, जिसके वो फ़ोटो और वीडियो लाए हैं। तो वो वीडियो और फ़ोटो जो मैंने देखा तो उसमें वो ये बता रहे हैं कि खाने में दाल सब्जी चावल सारी चीज़ें थी, उस फोटो और वीडियो से स्पष्ट था। वो ये बता रहे थे कि आलू कच्चे हैं या चावल ठीक से पके नहीं हैं।
तो ये इशू अगर आलू कच्चे हैं या खाना ठीक से पका नहीं है तो इनको अधीक्षक को बताकर। जिले के आदिम जाति विभाग के तहत संचालित स्कूलों में शिक्षकों की बहुत अधिक कमी है। इस कारण अधिकांश स्कूल में अतिथि शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई हो रही है। आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा बताते हैं कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। जब तक कोई नई भर्ती नहीं होती तो अतिथि शिक्षकों के माध्यम से ही अध्यापन कार्य करवाया जाएगा। आपको बता दें कि अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी अध्यापन अतिथि शिक्षकों से करवाया जाएगा। जिले भर में 34 हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें 18 में ही स्कूलों में ही प्राचार्य है, बाकी स्कूलों में शिक्षकों के ही प्रभारी प्राचार्य बनाया गया। इस तरह 30 हाई स्कूल में से लगभग 10 हाई स्कूलों में प्राचार्य नहीं है। 60 व्याख्याताओं की कमी है। इसके अलावा शिक्षकों की कमी है। अध्यापन कार्य किसी प्रकार से प्रभावित ना हो इसलिए अन्य स्कूलों से पदस्थ शिक्षकों की सेवाएं लेकर हफ्ते में 2 दिन क्लास लगाई जा रही है। नहीं, आपका कहना सही है कि स्कूलों में खासतौर से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों की ये कमी जैसे ही जो नई भर्ती होंगी तो उसके बाद ही दूर हो सकेगी। तब तक अतिथि शिक्षकों को रखकर उनसे कार्य लिया जा रहा है और इसके अलावा अक्टूबर महीने के बाद इसमें जो आसपास के स्कूलों में जहाँ विषय शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी उस संकुल के जिन स्कूलों में उस विषय के शिक्षक नहीं है तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। और ऐसा लास्ट ईयर भी किया गया था ताकि उन स्कूलों में जाके उन बच्चों को वो ख़ास तौर से अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, बायोलॉजी इन विषयों का जो है अध्ययन करा सकें। सर, कितने स्कूल हैं और कितने टीचरों की कमी है सर अपने यहाँ पे, और अभी कितने पदस्थापना है अभी अपने यहाँ टीचरों में? अपने यहाँ अब जैसे जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वो 34 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं और 34 हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य 18 से 20 में प्राचार्य है, बाकी में प्राचार्य नहीं है। प्रभारी शिक्षकों को ही प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है। और इसी तरह हाई स्कूल में भी यही स्थिति है। हाई स्कूल में करीब 30 हाई स्कूल हैं और 30 हाई स्कूल में से लगभग 10-12 में प्राचार्य नहीं हैं। इसी प्रकार व्याख्याता भी करीब 60 व्याख्याताओं की कमी है। तो शिक्षकों की कमी है लेकिन उसको दूर किया जा रहा है। अन्य स्कूलों में जहाँ रेगुलर शिक्षक पदस्थ हैं उनकी ड्यूटी उन स्कूलों में लगा के हफ्ते में इसकी भरपाई। मुस्लिम समुदाय को लोगों पर 5 फर्जों की अदायगी अनिवार्य की गई है, जिसमें हज बैतुल्लाह का सफर करना भी एक अहम फर्ज है। इसी फर्ज की अदायगी के लिए जुलाई वर्ष 2019 में बालाघाट जिले में 43 हज यात्री नागपुर हवाई अड्डे से सऊदी अरब स्थित मक्का मदीना में हज करने के लिए गए थे। 12 सितंबर को हज यात्रियों का जत्था 43 दिन बाद वतन वापसी करेगा। सऊदी अरब से नागपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से सभी हाजी 12 सितंबर को देर शाम तक अपने घर पहुंचेंगे। हाजियों की वतन वापसी के मद्देनजर हज कमेटी ऑफ इंडिया व मध्य प्रदेश हज कमेटी के पदाधिकारियों ने तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली है। शहर के वार्ड नंबर 33 प्रभुत्तम नगर में गणेश उत्सव समिति द्वारा देवी जागरण का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों द्वारा देर रात तक जागरण का लुत्फ लिया गया। मंगलवार की रात को विधायक गौरीशंकर बिसेन और भाजपा नेत्री मौसम हरेणखड़े के मुख्य अतिथि में देवी जागरण का उद्घाटन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जिले के 48 खिलाड़ी संभाग स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए जबलपुर रवाना हुए। वहां चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय टीम में खेलने का मौका मिलेगा। क्रीडा अधिकारी भुवनेश्वर रावते ने बताया कि जबलपुर में 2 दिवसीय संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यहां पर चयनित होने वाले छात्रों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिलेगा। इसके पहले एथलीट और साइकिलिंग की टीम संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में जा चुकी है। ये बच्चों को हम जिला संभागीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता हेतु जबलपुर के लिए प्रस्थान कर। इनका यहाँ बालाघाट में चयन हुआ था। जिला स्तरीय प्रतियोगिता कब 3 तारीख को हुई थी। तो कल कहाँ
कल ये जबलपुर जा रहे हैं। बच्चे ले जा रहे हैं? ये इसमें 45 बच्चे हैं। कौन कौन से खेल के हैं? ये केवल वॉलीबॉल वाले हैं यहाँ पे। अभी हमारी पहले टीम निकली संभागी एथलेटिक के लिए, फिर निकली संभागी साइकिलिंग के लिए, और ये तीसरी टीम रवाना हो। तो ये क्या जूनियर है? ये क्या? ये तीनों ग्रुप है इसमें। अच्छा, ये कब से कब तक रहेगी प्रतियोगिता? यह 2 दिन की प्रतियोगिता है वहाँ पर जबलपुर में, संभागी स्तर। संभागी स्तर। कितने बच्चे चयन करने हैं? बालाघाट से लालबर्रा और राजीगांव सड़क की हालत किसी से छिपे नहीं है। बारिश के दिनों में सड़कों में पड़े गड्ढे अब तालाब में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे ही कुछ हालात कर वाराणसी लालबर्रा रोड पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। हालात इतने अधिक खराब है कि सड़क से पानी निकासी नहीं हो रही है। डामर पानी में बह चुका है और अब सड़क पर दलदल की स्थिति बन गई है। अरे बहुत समस्या सर, यहाँ तो कई लोगों के हाथ पैर टूट गए और कई प्रकार की दुर्घटना भी हो गई। गाड़ी से गाड़ी टकरा गई, टूट हो गई और कई लोगों के हाथ पैर टूट गए सर। यहाँ पर इसमें गलती किसकी है? ये सब रोड की है सर, गलती रोड की है। ये सब देखो ना, गड्ढे की फोटो लो, देखो। शासन प्रशासन की गलती है? प्रशासन तो बहुत देखेगा ना सर आप। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए रोड के तरफ। राहगीर बताते हैं कि इस रोड पर चलना बहुत अधिक मुश्किल हो चुका है। पानी भर जाने के कारण गड्ढे और सड़क में अंतर पता नहीं है, जिस कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। भैया यहाँ आने और जाने वालों की बहुत परेशानी है। जैसे गाड़ियों से आते हैं वो मतलब जैसे पानी समतल रहता है, गड्ढा समझ में नहीं आता, मतलब लेडीसें रहती है, आने जाने वालों गड़ से गिर जाते हैं वहाँ पे। ये प्रशासन की लापरवाही है और ये प्रशासन को मैं पहले ग्राम पंचायत को भी हमने सूचना दी है, उनने भी थोड़ी कोशिश की है। आज बाजू में फैक्ट्रियाँ हैं, उनने भी कोशिश की है, उनने भी कवेली टुकड़े डलवाए, पंचायत ने भी थोड़ी करवाई, PWD ने भी कुछ काम किए उनने, उससे भी कोई सक्सेस नहीं हुआ है। देखो अभी भी गड्ढा है, पानी भरा हुआ है और अभी भी मैं भी गिरते गिरते बचा हूँ। अभी ये इतनी लापरवाही है प्रशासन की कि इसमें ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। एक कम से कम बरसात से 15 दिन बाद से ये गड्ढे चालू हुई है। यानी पहले से भी गड्ढा है क्या सर? ये पहले से भी गड्ढा है इसमें क्या है, पानी इकट्ठा हो जाता है। हाँ, ये प्रशासन इसमें ध्यान भी नहीं दिया है। स्थानीय जनों के अनुसार गर्रा में नई कॉलोनी बन गई है, जिनके पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी सड़कों से होते हुए खाली प्लाटों में जाता है। प्रशासन की पूरी गलती है। इस और उसे ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे सड़क की मरम्मत की जा सके। इसमें सर ये एक तो प्रशासन की लापरवाही है और दूसरी चीज़ जो बाजू में टाइल्स फैक्ट्रियाँ हैं और भी दूसरे जो कॉलोनी बन रही है वो लोगों के पानी निकासी का कोई साधन नहीं है और वो है तो सीधे रोड पे पानी बहा रहे हैं, जिससे आवागमन में लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। रोड के आने जाने वाले आए दिन यहाँ पे गड्ढे में काफ़ी लोग गिरते हैं और चोटें लगती है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पंचायत के तरफ से कोशिश किए थे पर फिर अव्यवस्था के कारण फिर प्रॉब्लम बनती। कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि सड़क की मरम्मत के लिए उनके द्वारा पूर्व में 3 बार वरिष्ठ स्तर पर पत्र लिखा जा चुका है। बावजूद इसके अब तक के बजट स्वीकृत नहीं हुआ है, जिस कारण सड़क की परेशानी बनी हुई है। तो मैं उसको 3 बार लिख चुका हूँ उसके लिए, ठीक है, लेकिन वो रोड में ये समस्या ये हो गई है कि वो रोड NH के पास चली गई है जी। तो अभी वो MPRTC का रोड है और NH अब वहाँ पे नेशनल हाईवे बनने वाला है, आप सबको बताया वो चीज़ है। तो अब NH को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, नेशनल हाईवे वहाँ पे मेंटेनेंस कर ले रहा है और MPRTC बजट ले रहा है। ये समस्या है। जिले के उत्तर रुकवा परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लगमा में वन अमले ने छापा मारकर एक व्यक्ति के घर से 13 सतकट्टा चिरान जब्त किए, जिसकी कीमत 2391 रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई उपवन मंडल अधिकारी के निर्देशन में वन पदाधिकारी सिद्धार्थ कामले की उपस्थिति में की गई है। जानकारी के मुताबिक लगमा निवासी राजकुमार अपने घर में अवैध रूप से वनोपज 13 नग सतकट्टा चिरान रखा हुआ था, जिसकी जानकारी मिलने पर वन अमले ने यह कार्रवाई की थी। राजकुमार के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। नगर में कौमी एकता की मिसाल माने जाने वाले आस्ताना ए हजरत हक्कुशा बाबा दरगाह शरीफ में बाबा का 215वां सालाना उर्स हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम व अकीदतों के साथ मनाया गया। उर्स मुबारक के इस खास मौके पर बुधवार को बाबा के आस्थाने से शाही संतल निकाला गया, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों व मार्गों का भ्रमण करता हुआ वापस दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां अकीदतमंदों द्वारा बाबा की मजार पर
सलामी के साथ साथ फूल व अकीदतों की चादरें पेश की गई। वही मुल्क के लिए अमन, चैन, शांति व अमन की दुआएं मांगी गई, जिसके बाद सलातो सलाम पेश कर इस शाही संदल का समापन किया गया। वहीं रात में अजीम ओ शान कव्वाली का आयोजन किए जाने की जानकारी कमेटी आदिल द्वारा दी गई। संसा ए बालाघाट आस्थाना ए हजरत हकुशा बाबा दरगाह शरीफ से निकाला गया। यह शाही संदल कालीपुतली चौक बस स्टैंड होते हुए वार्ड नंबर 10 पहुंचा, जहां इमाम बाड़े में खादिम जनाब साइद अहमद कादरी बाबा के मकान से आलम ए अखाड़ा शामिल हुआ, जिसके उपरांत यह शाही संदल जामा मस्जिद चौक होते हुए बैयर चौकी पहुंचा, जहां वार्ड नंबर 3 गड्ढा मोहल्ला से निकाला गया ताजिया इस शाही संदल में शामिल हुआ। वहीं भरवेली से आया संदल इस शाही संदल में शामिल होते हुए यहाँ शाही संदल देवी तालाब परिसर होते हुए सीधा सराफा बाजार पहुंचा, जहां से मेन रोड होते हुए यह शाही संदल पुनः बाबा के आस्थाने में आया। शाही संदल में रायपुर की मशहूर झांकिया डीजे धुमाल, नागपुर से डीजे यों मटका पार्टी, गोंदिया से 3 डीजे 3 धुमाल पार्टी व साउंड डीजे धुमाल पार्टी, रायपुर के प्रसिद्ध नाटकी शेर, गोंदिया की प्रसिद्ध झांकिया, गोंदिया और राजनांदगांव की झांकिया, बालाघाट धुमाल पार्टी, डीजे साउंड झांकी सहित रायपुर की आतिशबाजी शामिल हुई। लालबरा जनपद पंचायत के सभागार में 11 सितंबर को मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लालबरा विकासखंड में बनाए गए महिला समूहों की बैठक आयोजित की गई। बैठक जिला पंचायत बालाघाट मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसके पश्चात NRLM के अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई। लालबरा विकासखंड में महिलाओं के स्व सहायता समूह गठित कर सतत आजीविका सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। लालबरा विकासखंड की 77 ग्राम पंचायतों में 930 समूह बनाए गए हैं, जिन्हें बैंकों के माध्यम से लोन स्वीकृत करवाए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह के हस्ते महिला समूह के अध्यक्षों व सचिव को स्वीकृत राशि के प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिसमें 127 समूहों को बैंक के माध्यम से 2,75,00,000 के लोन स्वीकृत किए गए। 27 लोग जो बैठे हुए रिस्क ना ले, उनके लिए ठीक भी है, लेकिन 2-4 लोगों को लेना चाहिए, है ना। आप लोग जो 100 बैठे हैं, 100 लोग नहीं ले सकते, हो सकता है उनकी स्टेज नहीं है, वो अपना रेगुलर आय करे, कमाई करे, अपना घर चला ले, इतना काफी है। लेकिन 2-4 लोग जो इस लायक हैं, उनको रिस्क लेना चाहिए और रिस्क लेके कुछ अलग करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। अगर मैं रिस्क नहीं लेती तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती, आपकी जो अध्यक्ष है यहाँ से लेफ्ट की वो नहीं लेती तो वो आज वहां नहीं बैठी होती, या जो भी महिला हो चाहे पुरुष हो जो अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मतलब आप कहे तो किसी मतलब फैमिली बहुत अच्छी हो, आपकी परिवार बहुत अच्छा हो, पैसे वाला हो, तब तो बात अलग है कि आपके पास बना बनाया सब कुछ है, अदरवाइज आपको रिस्क लेना पड़ता है कुछ भी पाने के लिए।
जिले के अन्य तहसील के साथ ही वारासिवनी में भी मूसलाधार बारिश के साथ ही सिवनी स्थित भीमगढ़ बांध के गेट खोले जाने के कारण गर्रा पंचायत में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। बुधवार को बाढ़ पीड़ित खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल से मिलने के लिए पहुंचे। ग्राम पंचायत गर्रा में वेनगंगा नदी से सटे इलाकों में आई बाढ़ है, जिससे उक्त स्थान पर निवासरत लोगों को अपने आशियाने छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा, जिनके लिए पंचायत द्वारा पंचायत भवन में रहने, रुकने व खाना खाने की व्यवस्था की गई, जिन्होंने 3-4 दिन तक ग्राम पंचायत भवन में रहकर अपना गुजारा किया। मैं अभी बाढ़ से पीड़ित है, बाढ़ आ गई थी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत गर्रा में, तो वहाँ पर 20-25 परिवार जिनके पूरे मकान सहित सब वो हो गया है, इसलिए मैं मंत्री जी से मिलने के लिए आई थी कि कुछ उनके लिए व्यवस्था करें, खाने पाने रहने की। अभी तक तो मैं अपने पास रखी थी, अपने पास से कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। कितने दिनों से आपका? ये इतवार से मेरे पास में है, जिस दिन बाढ़ आई है उस दिन से मेरे पास। कितने परिवार हैं ऐसे जो बेघर हो गए? 25 परिवार हैं, जिनके 10 लोग के तो पूरे मकान वगैरह बह गए हैं, सब कुछ हो गया। तो उनके परिवार का खाना पीना, परिवार का खाना पीना रहना सब मैं अपने तरफ से कर रही हूँ। अभी कहाँ रखवाया था आपने? पंचायत में रखवाया, पंचायत भवन में। जी। फिर क्या स्तर से कुछ हुआ है क्या? अभी तक के तो कुछ नहीं हुआ है। आकर के लोग मिले हैं, SDM साहब आए थे, मिले हैं, तहसीलदार साहब आए हैं, मिले हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है। 25 मकान बाढ़ की चपेट में आ गए, जिससे वे हताश होकर डर गए और ऐसी स्थिति आने वाले समय में भी निर्मित हो सकती है, इसलिए हमें उक्त स्थान पर नहीं रहना है। हम सभी बाढ़ पीड़ितों को दूसरे सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया जाए, जहां पर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। समस्या क्या है, सभी परेशानी है, सब सरपंच महोदय के वहाँ ग्राम पंचायत में है, रह रहे हैं। अब वो जो कुछ कर पा रही है कर रही है, उसी में हम लोग अब ठहरे हुए हैं कि बस वो हमारे लिए कुछ कर दे। परेशानी तो बहुत है, सब रोजी रोटी अपना खो के, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरा अस्त-व्यस्त हो गया, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना हमारे कमा पा रहे। हम सब रोजी रोटी कमाने बाहर रोज जाते हैं, लेकिन फिर भी 4 दिन से कोई रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं निकलते। अभी आपका जब घर बाढ़ आई थी आपके घर तरफ, तो उसमें आपका नुकसान क्या हुआ है? नुकसान तो ऐसा है, पूरा घर में पानी भर गया। हमारा जो मेरा घर का खुद का है, उसमें पूरा सर से ऊपर तक पानी भर आया था, कुछ निकाल नहीं पाई मैं। वहाँ पे पूरा सब दलदल बना बैठा है, दीवारें गिरी नहीं है, लेकिन गिरने की कगार पे है। जाके वहाँ अंदर कदम रखना भी खतरे से खाली है। खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। इनकी मांग के संबंध में SDM को निर्देशित कर दिया गया है, जो सर्वे करें और शासन स्तर से जो भी मदद की जा सकती है वह जरूर की जाएगी। वारासिवनी नगर में स्थित शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से संबद्ध आशा कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी संगठन के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल का स्वागत करने के लिए स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आशा कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी संगठन के द्वारा ईमानदारी से अपने कार्य करने के बाद भी शासन स्तर से व्यवस्थित मानदेय न मिलने पर होने वाली समस्याओं से अवगत कराते हुए खनिज साधन मंत्री श्री जायसवाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। आप सभी की मैं दिल भर से कामना करता हूँ और आप सबको व्यक्तिगत रूप से भी कभी कोई ऐसी परेशानी हो, कभी ऐसी दिक्कत जाए तो आप मेरे से सरकार द्वारा जारी किए गए वचन पत्र में आशा कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी की जिन मांगों का उल्लेख किया गया है उसे पूरा करवाने की मांग की गई, जिस पर खनिज साधन मंत्री द्वारा आशा कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनी की जो भी मांगे वचन पत्र में है उसे पूरा किया जाए। कृपया ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम अनुरोध करेंगे कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और तीसरी बात ये है हमारी, वो आके वो अपना ज्ञापन उन्होंने पढ़ा है। आयोजन यहाँ पे वारासिवनी में किया गया है, जिसमें आपकी कुछ मांगे भी हैं और माननीय मंत्री जी हैं यहाँ पे, तो स्वाभाविक है कि आपकी मांगे हैं तो माननीय मंत्री जी कोशिश करेंगे क्योंकि आप शासन हैं, आपके द्वारा ही किया जा सकेगा। मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो आशाएं हैं, अभी इसमें से हो सकता बहुत पुरानी भी हो। शुरू में जब हमने आशाओं का चयन किया था और केंद्र सरकार ने ये योजना लागू की थी, तब ये था कि आशाओं को हम कोई भी मानदेय नहीं देंगे।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट रजनीश सिंह द्वारा 3 ग्राम पंचायतों के सचिवों को अपने कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पंचायत विरसा ग्राम पंचायत दमोह के तत्कालीन सचिव हरीशचंद्र कावरे, जो कि वर्तमान में सालिटेकरी में पदस्थ हैं, के द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत दमोह की हितग्राही प्रेमवती परते को पोर्टल पर मृत दर्शाकर मृत्यु उपरांत अनुग्रह सहायता राशि 2 लाख का भुगतान किसी अन्य महिला के खाते में किए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच उपरांत प्रथम दृष्टया ग्राम पंचायत सचिव हरिचंद कावरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान कावरे का मुख्यालय जनपद पंचायत विरसा किया गया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत कौलीवाड़ा की तत्कालीन सचिव उषा नागवंशी, जो कि वर्तमान में लालपुर ग्राम पंचायत में पदस्थ है, के द्वारा शौचालय निर्माण कार्य में फर्जीवाड़ा करने के कारण ग्राम पंचायत सचिव को दोषी मानते हुए उसे निलंबित कर उसका मुख्यालय जनपद पंचायत वारासिवनी किया गया है। साथ ही वसूली की राशि ₹35,100 15 दिन के भीतर जमा करने हेतु आदेशित किया गया है। जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत ग्राम पंचायत गणेशपुर के तत्कालीन सचिव कलीम खान, जो कि वर्तमान में ग्राम पंचायत टिटवा जनपद पंचायत बालाघाट में पदस्थ है, को रेत की रॉयल्टी पर्ची से अवैध रेत परिवहन करने, रॉयल्टी पर्ची में वाहन का नंबर अंकित न करने एवं गलत नंबर अंकित कर परिवहन करने, ग्राम पंचायत के दस्तावेजों का नियम अनुसार संधारण न करने का दोषी पाए जाने पर सचिव को निलंबित किया गया। इनका मुख्यालय जनपद पंचायत बालाघाट किया गया है। जिले में बीते दिनों हुई अत्यधिक बारिश एवं सिवनी जिले के भीमगढ़ बांध से 90,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण वेनगंगा नदी में बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण बालाघाट जिले के वेनगंगा नदी के किनारे के कुछ ग्रामों में पानी भर जाने से मकानों को क्षति पहुंची है। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने आज 11 सितंबर को पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनीश सिंह एवं सहायक कलेक्टर अक्षय के साथ बाढ़ से प्रभावित बालाघाट तहसील के ग्राम कुम्हारी का भ्रमण कर मकानों को हुई क्षति को देखा और प्रभावित लोगों से चर्चा की। वेनगंगा नदी की बाढ़ का पानी कुम्हारी गांव में पहुंच गया था और निचले क्षेत्रों में बसे मकानों में पानी भर गया था। बाढ़ में डूबने की संभावना वाले मकानों से लोगों को पहले ही सुरक्षित निकालकर ऊंचे स्थान पर बनाए गए राहत शिविर में ठहराया गया था। बाढ़ का पानी मकानों में घुसने से कुम्हारी के 12 मकान पूरी तरह से गिर चुके हैं और 18 मकानों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है। कलेक्टर श्री आर्य ने बाढ़ पीड़ितों से चर्चा के दौरान बताया कि बाढ़ प्रभावित सभी ग्रामों के पटवारी एवं ग्राम पंचायत के सचिवों को निर्देशित किया गया है कि 2 दिनों के भीतर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर RBC 64 के प्रकरण तैयार कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं। पटवारियों एवं ग्राम पंचायत सचिवों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे बाढ़ पीड़ितों के सर्वे और राहत राशि के प्रकरण पूरी जिम्मेदारी के साथ तैयार करें। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर में पीएम आवास में बहुत अधिक अनियमितता बरती जा रही है। इसकी शिकायत वार्ड नंबर 29 जयप्रकाश नगर निवासी मोहन राउत द्वारा की गई, जिसके बाद लगातार मोहन राउत और पीएम आवास में आरोपी पक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मोहन राउत के परिजन बताते हैं कि उनके द्वारा लगातार कोतवाली पुलिस में शिकायत की जा रही है कि पीएम आवास घोटाला में जिनके नाम उन्होंने उजागर किए हैं, वे लोग लगातार गलत आरोप लगाकर फंसा देने की धमकी दे रहे हैं। आंगनवाड़ी में आके घुस के गाली गलौज करने लगे और मारने की बात करने लगे और वहीं से वो मेरे घर में घुस गए जा करके और उनके पीछे सारी महिलाएं घर के अंदर आने लगी कि बोले मेरे भैया को पूछने लगे कि वो तुम्हारा भाई कहाँ है, हम उसको मारेंगे ऐसा वैसा, और बोले मारपीट करने की धमकी देने लगे और खूब गाली गलौज करने लगे। और उनके साथ में 1-2 लोग और खड़े थे, वो लोग पूरी तैयारी से आए थे। वो लोग वीडियो बना रहे थे कि हम गाली दें या हम चिल्लाएं या हम कुछ करें, तो उसके लिए वो लोग वीडियो बना रहे थे हमारा। और थाने में क्या हुआ जब आपने शिकायत की, क्या बोले अधिकारी थाने में? थाने में उन्होंने बोले कि हम जाँच करेंगे, क्योंकि हमसे पहले वो सारी महिलाएँ पहुँच गई थी और पार्षद पति विनय जायसवाल भी पहुँच गए थे वहाँ पर। और क्या करना चाहिए, पूरा मोहल्ला था, बहुत सारे जेंट्स भी थे, बहुत सारी लेडीज़ भी थी, जो उस वक्त भी मौजूद नहीं थे, वो लोग भी आ गए थे वहाँ पर। क्या मामला था, किस स्थिति में वो लोग इस बात को लेकर विवाद कर रहे थे आप लोगों से? विवाद, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है और कुछ यानी आज कोई हल्ला भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मैं अपनी आंगनवाड़ी में टेबल पे रजिस्टर लिख रही थी। कह रही है
कि मोहन राउत को, हम बोले मेरे 2 भाई हैं, मोहन राउत को तो हम अपने छेड़छाड़ के आरोप में फंसा देंगे, अपने कपड़े फाड़ लेंगे, क्योंकि महिलाएं सारी हमारे घर के अंदर घुस गई है, इसलिए अब वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारी जान को भी खतरा है, हमारी इज्जत को भी खतरा है उन लोगों को। वहीं शिकायतकर्ता मोहन राउत बताते हैं कि शिकायत करने के बाद आरोपी पक्ष द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे वे बहुत अधिक भयभीत हैं। ये है कि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना की मतलब ITA लगा करके दस्तावेज जुटाएं और उनकी जांच के लिए लिखा है। इसके तारतम्य में ये है कि जिनकी जांच होना है और उसमें जांच के दायरे में एक मेरे वार्ड के जो पार्षद हैं वो भी आते हैं, तो पार्षद पति जो है विनय जायसवाल, वो लोगों को इकट्ठा करके मेरे खिलाफ भड़का करके उन लोगों को, मेरे परिवार को डराया जा रहा है उनके द्वारा। सारे मोहल्ले वालों को एक कर लिया है, मेरे परिवार को डराया जा रहा है और धमकाया जा रहा है ताकि मैं इस जाँच को बंद करा दूँ। उनका ये कहना है कि अगर तुमने जांच बंद नहीं कराई तो हम तुम पे कोई भी झूठा इल्जाम लगा सकते हैं। उनके आपको बता दें कि पीएम आवास में आरोपी पक्ष द्वारा भी लगातार कोतवाली में शिकायत की जा रही है और उनके द्वारा मोहन राउत पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मीडिया और कैमरे के सामने वे कुछ भी कहने से बचते नजर आते हैं। इस पूरे प्रकरण में टीआई कोतवाली विजय सिंह परस्ते बताते हैं कि उनके द्वारा लगातार दोनों पक्ष को समझाइश दी जा रही है। वहीं नगरपालिका के सीएमओ दिनेश वाघमारे बताते हैं कि मोहन राउत की शिकायत पर 17 लोगों की राशि रोक दी गई थी, लेकिन 2-3 दिन के भीतर उन्हें सभी खाते में जमा करवा दी जाएगी। रामपाली थाना अंतर्गत ग्राम मेहदौली निवासी राधेलाल मेश्राम उम्र 55 वर्ष ने शराब के नशे में कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसके उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राधे श्याम मेश्राम किसानी के साथ साथ मछली बेचने का भी काम करता था, लेकिन शराब पीने का बहुत बड़ा आदी हो गया था। परिजनों के अनुसार शराब के नशे में ही उसने कीटनाशक का सेवन कर लिया था, जिससे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। शहर के गौरीशंकर नगर में पिछले दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकान में 67,000 का लोहा चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कोतवाली पुलिस के अनुसार चोरी के 3 आरोपी कुणाल उम्र 30 वर्ष, संजय उम्र 19 वर्ष और अशोक उम्र 19 वर्ष द्वारा निर्माणाधीन मकान में 24 अगस्त को चोरी की गई थी, जिसे वेनगंगा नदी किनारे दबा के रखा गया था। लेकिन 2 दिन पहले वेनगंगा में आई बाढ़ की वजह से बहुत सारा लोहा बह के चला गया। आरोपियों ने इस बात का खुलासा किया तो पुलिस ने मौका वारदात पर निरीक्षण किया और बचे हुए लोहे को जब्त किया और आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित छात्रों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सीटों में वृद्धि कर दी गई है। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि महाविद्यालय में प्रवेश कार्य पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। इसमें प्रवेश के इच्छुक छात्र 12 सितंबर को महाविद्यालय में पहुंचकर प्रवेश ले सकते हैं। ये अभी हमको शासन से अनुमति प्राप्त हुई है, तो हम लोग सीट वृद्धि करके 10 से 25% की सीट वृद्धि की गई है। तो सभी इच्छुक छात्र जो प्रवेश से वंचित हैं वो कल 11 बजे से महाविद्यालय में उपस्थित हैं और संबंधित प्रवेश समिति एवं संयोजकों से संपर्क करके प्रवेश प्राप्त। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध भाजपा ने घंटानाद शंखनाद कर जताया विरोध। तेंदुपत्ता बोनस वितरण पर दिखी राजनीति। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने नियम विरुद्ध बांटा बोनस। कलेक्टर ने किया बाढ़ पीड़ित कुम्हारी गांव का निरीक्षण। राहत राशि सर्वे कार्य अच्छे से करने के दिए निर्देश। गबन और फर्जीवाड़ा के मामले में 3 पंचायत सचिव निलंबित। जिला पंचायत सीईओ ने की कार्यवाही। वेनगंगा की बाढ़ में बह गया चोरी का लोहा। गिरफ्तार आरोपियों ने किया खुलासा। गोंगलई भमोड़ी सड़क पर पलटी निजी स्कूल की वैन। इसमें सवार सभी 8 बच्चे सुरक्षित। और हक्कू शाह बाबा के 215वें सालाना उर्स में शहर से निकला शाही संदल। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghat-express.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
audio